हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको एलएलबी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भविष्य में आपको इस कोर्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पेपर कोड है 102 फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स है ये, जिसमें हमारा एक टॉपिक है फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। देखिए, संघ व्यवस्था का अर्थ पहले आपको बताना है कि संघ व्यवस्था किसे कहते हैं। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोइटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया राज्य है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघ की इकाइयों को विभिन्न नामों से, जैसे राज्य अमेरिका में बोला जाता है, कैंटोन स्विट्जरलैंड में, प्रांत कनाडा में या गणतंत्र रूस में पुकारा जाता है। अब इसकी विभिन्न परिभाषा दी गई है। जैसे मोंटेस्क्यू के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को तैयार हो जाए। दूसरी परिभाषा है गार्नर के अनुसार संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने क्षेत्र में जिसको संविधान या संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित है। भारत संघ में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था प्रणाली अपनाने के क्या कारण थे। भारत में संविधान निर्माताओं ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघात्मक शासन को अपनाया। इसके अनेक कारण हैं। पहला, विशाल भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या, मतलब हमारे देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। भूमि, कृषि तथा वन संबंधी प्रांतीय समस्याएं स्थानीय सरकार ही सफलतापूर्वक हल कर सकती है। एक मिनट, इसको फ्लाइट मोड पर डाल देता हूँ। भारत की संघीय व्यवस्था की प्रकृति। भारत की संघीय व्यवस्था में कुछ लक्षण संघात्मक व्यवस्था के हैं तो कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था के तथा कुछ अर्धसंघ या सौदेबाजी संघ के हैं। हम आगे इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय संघ व्यवस्था की प्रकृति के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। भारतीय संघ की विभिन्न परिभाषा, जैसे प्रोफेसर अलेक्जेंडर जेंड्रोविच के अनुसार भारत एक सच्चा संघ है, तथापि अन्य संघों की भांति इसकी अपनी कुछ निराली विशेषता है। भारत की संघीय व्यवस्था एक अर्ध संघ है। प्रोफेसर पायली के अनुसार भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। डी बसु का विचार है, मतलब इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक, वरना दोनों का सम्मिश्रण है। मतलब यहाँ पे दोनों ही व्यवस्था पाई जाती है। आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो पहले आपको इसके बारे में बताना होता है, फिर विभिन्न विचारकों ने इनके बारे में क्या बोला है वो भी परिभाषा 2-4 लिखनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बात करते हैं संघात्मक व्यवस्था की विशेषता। जो हमारी भारतीय संघात्मक व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषता है। पहला है लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है बल्कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें मूलतः एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में जो कि 2016 के हिसाब से इसमें 450 अनुच्छेद, 24 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें संघ व राज्यों के क्षेत्राधिकार निश्चित होते हैं, अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देती है। लिखित संविधान है, इसका बेनिफिट
भी आपको बताना है। फिर बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारत की संसद तथा विधानमंडल अपनी शक्तियाँ संविधान से ही प्राप्त करती है। वे कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं होते उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर देता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ भी ली जाती है। अब हम बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। भारत के संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय केंद्र को व स्थानीय महत्व के विषय राज्यों को दिए गए हैं। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। पहले हम बात करते हैं संघ सूची। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के 99 विषय शामिल किए गए हैं। भारत की संसद को प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेनाएं, अणुशक्ति, विदेशी कार्य, राजनयिक प्रतिनिधित्व, युद्ध व संधि, डाकतार, दूरभाष, संचार, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, सिक्का, विदेशी विनिमय, विदेशी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिकता व जनसंख्या आदि विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं राज्य सूची। इसमें 66 विषय हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संपत्ति के अधिकरण संबंधी प्रविष्ट राज्य सूची से हटा दी गई थी तथा 42वें संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के विषय जैसे शिक्षा, वन, जंगली जानवर व पक्षियों की रक्षा हटा दिए गए हैं तथा इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य सूची के विषयों की संख्या 61 है। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। मूल संविधान में इस सूची में 47 विषय रखे गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय और जोड़ दिए गए हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। समवर्ती सूची की प्रमुख विषय फौजदारी विधि और विधि निर्माण की प्रक्रिया, विवाह, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वन, जंगली जानवर व पशुओं की रक्षा आदि है। इस विषय में केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र व राज्य दोनों में मतभेद हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इसकी चौथी विशेषता। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या व रक्षा करता है और विधियों की संवैधानिकता की जांच भी करता है। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है तथा वह कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के प्रभाव से मुक्त रहती है। संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें। अब हम बात करते हैं कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्च तभी बनाए रखा जा सकता है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। अगली विशेषता है द्विसदनीय। संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन, जिसको राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का पूर्ण रूप से। अब देखिए, संघात्मक विशेषता के साथ साथ इसमें एक एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। भारत के संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण निम्नलिखित है। पहला आता है सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होना। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफ़ी विरुद्ध है। प्रथमता, केंद्र सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं। दूसरा, केंद्र सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल है। तीसरा, समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया। अंततः अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। अब बात करते हैं एकल संविधान। सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, लेकिन
भारत में राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। अब बात करते हैं एकल नागरिकता, मतलब एक ही नागरिकता मिलेगी भारत में। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है। यह व्यवस्था राज्यों की तुलना में केंद्र को शक्तिशाली बनाती है। संघ व्यवस्था वाले जो देश जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में संघ व राज्यों के अलग अलग न्यायालय होते हैं। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। देश के समस्त न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालय को मान्य होते हैं, उनको मानना ही पड़ता है। ये सब एकात्मक की विशेषता बता रहा हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं संकट काल में एकात्मक रूप। सामान्य परिस्थिति में भारतीय संविधान संघीय आधार पर कार्य करता है, लेकिन संकट काल में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाना, या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के समय संघ व्यवस्था एकात्मक रूप ग्रहण कर लेती है, मतलब सारी शक्तियां केंद्र अपने हाथ में ले लेती है। संसद को राज्य के पुनर्गठन की शक्ति भी प्राप्त है। भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्य के पुनर्गठन का अधिकार है। संसद क्या क्या काम कर सकती है? किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे। जैसे उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया गया था। या किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे। राज्य की सीमाओं तथा उनके नाम बदल दे, जैसे बम्बई को मुंबई, कलकत्ता को कोलकाता और मद्रास को चेन्नई कर दिया। किसी संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा बढ़ाकर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है, जैसे गोवा। अब है 7वां पॉइंट, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है। जैसे नागालैंड का 1, राजस्थान के 10, बिहार के 16 तथा महाराष्ट्र के 19 प्रतिनिधि है, मतलब जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। अमेरिका में 50 राज्य हैं तथा प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यहाँ पे ठीक इसका विपरीत है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र राज्यपाल के माध्यम से ही राज्य पर नियंत्रण रखता है। इससे राज्य की स्वायत्तता सीमित, मतलब राज्य की जो आज़ादी है, शक्ति है, वो सीमित हो जाती है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में संघ की सर्वोच्चता। संविधान के संशोधन में भी संघीय संसद को राज्य विधानमंडल की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान का अधिकांश भाग संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। कुछ संशोधनों को संसद के 2/3 बहुमत से पास किया जा सकता है। संविधान के कुछ उपबंध हैं जिन पर राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। भारत में राज्यों को संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की अलग लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS, IPS और IFS केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, अतः यह सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। मतलब ये सारे जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको ये पता चल रहा है कि भारत में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। अब है राज्यों की दुर्बल वित्तीय स्थिति। राज्यों की आय स्रोत बहुत सीमित है। यह वित्तीय स्रोत राज्यों की लोक कल्याणकारी सेवाओं और विकास के लिए अपर्याप्त होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए राज्य अनुदान व सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान शर्तों के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव आयोग न केवल केंद्र चुनाव संपन्न करता है, बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है।
लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होता है और राज्य इस मामलों में कुछ नहीं कर सकता। राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो का अधिकार है, लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई है और वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्य सूची के विषयों पर राज्य को काफ़ी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषय पर अंतिम अधिकार बना रहता है, मतलब केंद्र ही सुप्रीम रहता है। केंद्र के विशेष उत्तरदायित्व और भी है। राज्यों की तुलना में केंद्र को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं। वह अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए योजना बना सकता है तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को निर्देश भी दे सकता है। तो दोस्तों, इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों ही विशेषता का जिक्र किया गया है कि भारत में किस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में दोनों ही व्यवस्था पाई जाती है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन मैंने मेन बातों को मैंने इसमें लिख दिया है। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इनको नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी पेपर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो आपको मैं इस चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। जो भी टॉपिक आपके फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी में है उनके नोट्स बना के बहुत जल्द इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।